हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे एक नई क्लास आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की है ना, बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 42 लेकर आए। ठीक है, तो इससे पहले आप थोड़ा सा पीछे ये 41 जो आपका पार्ट था ना, उस 41 पार्ट में अपन ने क्या पढ़ा था कि उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी परिवर्तन। एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला आया था आपका पास ds बराबर Q/T। एंट्रोपी का फॉर्मूला पढ़ा था। फिर अपन ने देखा था कि उत्क्रमणीय चक्र में अगर अपने पास उत्क्रमणीय प्रोसेस हो तो उसमें एंट्रोपी परिवर्तन क्या होता है कि उत्क्रमणीय चक्र में एंट्रोपी में परिवर्तन है ना, एंट्रोपी को चेंज करना, एंट्रोपी परिवर्तन। और उत्क्रमणीय चक्र में अपना पूरा सिस्टम देखा और एंट्रोपी कितनी है, 0। ये मैंने आपको लिखा दिया था कि किसी उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है, 0 होता है। और ये जी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि सिद्ध करो कि उत्क्रमणीय चक्र में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन कितना होता है, 0। अब इसका एक टॉपिक और बचा है, अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो तो इसके एंट्रोपी में क्या परिवर्तन होता है, जो अपन आज पढ़ेंगे, है ना। तो आज आपका टॉपिक हो जाएगा, आज अपना जो टॉपिक हो जाएगा वो हो जाएगा कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, है ना, एंट्रोपी में परिवर्तन। ओके, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी चेंज्ड इन चेंज्ड इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल है ना, इरिवर्सिबल प्रोसेस है ना, कि अनुत्क्रमणीय किसी निकाय अगर अनुत्क्रमणीय प्रक्रम हो तो उसके एंट्रोपी में क्या चेंजेस होता है वो अपने को देखना है। तो यस, शुरू करेंगे। तो अपन शुरू करेंगे इसमें लिखना कि माना कोई इंजन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, माना कोई इंजन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ताप T1 पर Q1 मात्रा की ऊष्मा, है ना, कि ताप T1 पर Q1 मात्रा की ऊष्मा अवशोषित करता है तथा ताप T2 पर Q2 मात्रा की ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है ना, सिंक को विसर्जित करता है। ओके, T1 पर Q1 मात्रा की ऊष्मा ली और T2 पर सिंक को विसर्जित करता है, तो इसकी दक्षता क्या हो जाएगी आपको पता है, इसकी इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, इसकी दक्षता नीटा बराबर 1 - Q2/Q1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और फिर आपको पता है, लेकिन कारणों प्रमेय मैं आपको पढ़ाऊंगा अभी, है ना, लेकिन कारणों प्रमेय के अनुसार अभी मैं कारणों थ्योरम में आपको पढ़ाऊंगा, जब देखना आप कारणों प्रमेय के अनुसार, कारणों थ्योरम आने वाली आपके, है ना, कारणों प्रमेय के अनुसार यह दक्षता ताप T1 में T2 के बीच कार्य करने वाले, यह दक्षता ताप T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम होगी, कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम होगी।
अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक नाम आया कार्नो प्रमेय। कार्नो थ्योरम में भी आपको अगले टॉपिक आने वाला है, जिसमें अपन देखेंगे कि जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है ना, ये नॉर्मल लिख रहा हूँ ना, जो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम होता है उसकी दक्षता ज़्यादा होती है किससे, उत्क्रमणीय प्रक्रम से। अब कैसे क्या चीज़ है, जब अपन इसको प्रूव करेंगे ना, ये सारा सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको कार्नो प्रमेय लिखूंगा, 2 कार्नो प्रमेय दोनों को प्रूव करेंगे, उसके अंदर अपन देखेंगे, ठीक है। तो लेकिन यहाँ इसका रोल है, इसलिए मेरे को यहाँ पर इसकी जरूरत पड़ गई, है ना। तो अब क्या हो गया अपने पास, अभी तक अपन पढ़ी अपने क्या क्या चीज़ की, माना कोई इंजन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ताप T1 पर Q1 मात्रा की ऊष्मा अवशोषित करता है तथा ताप T2 पर Q2 मात्रा की ऊष्मा सिंक को विसर्जित करता है, तो इसकी दक्षता कितनी हो जाएगी, 1 - Q2/Q1। लेकिन कार्नो प्रमेय के अनुसार यह दक्षता ताप T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम होगी। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं कि 1 - Q2/Q1 से ज़्यादा होगा 1 - T2/T1, ठीक है ना। ये आपका जब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में अपन ये चीज़ लिखेंगे ना, तो यहाँ से अगर आप देखना चाहो तो 1 से 1 कट गया, है ना, तो -Q2/Q1 -T2/T1। एक चीज़ आपको पता है, जब भी अपन माइनस हटाएंगे तो माइनस हटाएंगे के बाद आपके पास एक नया चीज़ ऐसे आ जाता है, Q2/Q1 ये चेंज हो जाएगा, है ना, T2/T1, ओके। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, जो आपके पास मान आया ना, इसको आप ऊपर ले जाइए, आप इसको कैसे लिख सकते हो कि Q2/T2 > Q1/T1, ठीक है। तो यह कुल मिला के देखा जाए, इसको भी आप इधर भेज दो, तो Q2/T2 - Q1/T1 इज > 0। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए आप कि एंट्रोपी में वृद्धि हो रही, Q2/T2 बाद वाला ज़्यादा है पहले वाले से, इसका मतलब अनुत्क्रमण प्रक्रम में एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अतः किसी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। बस ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक है। क्या होता है, अब यहां पर देखिए आपको पता है ये पहले वाली एंट्रोपी, ये बाद वाली, इसका मतलब ये ज्यादा आ रही, और अगर ज्यादा होती तो ऐसे ज्यादा बैठ जाता है, ऐसे सिस्टम ऐसे कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर देखा जाए तो अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। यहाँ देखिए 0 से ज़्यादा इसका मान, अगर आप इसमें से माइनस करोगे 0 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। अब कुल मिलाकर देखा जाए उत्क्रमण प्रक्रम में कितना था, 0। अब अनुत्क्रमण में मान क्या हो रहा है, 0 से बढ़ रहा है। तो देखा जाए तो पूरे ब्रह्मांड में निकाय की एंट्रोपी वृद्धि में होती है, मतलब 0 से पॉजिटिव मान की ओर अग्रसर रहती है। अब यहीं से अपने पास 2 टॉपिक निकलेंगे। समझ में आ गया कि उत्क्रमणीय प्रक्रम में तो निकाय की एंट्रोपी कितनी हो जाती है, 0, लेकिन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। बस यही चीज़। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। एक बार वापस देख लीजिए आप कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, कि माना कोई इंजन अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में ताप T1 पर ये चीज़ कर रहा है, तो इसकी दक्षता ये हो गई। लेकिन कार्नो प्रमेय के अनुसार यह दक्षता ताप T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से क्या होगी, कम होगी, है ना। ये चीज़ अपने को पता है कि ताप T1 व T2 के बीच कार्य करने वाले उत्क्रमणीय इंजन की दक्षता से कम होगी। तो यानी ये चीज़ होगी। फिर 1 से 1 कट गया, आपको पता -Q2/Q1 इज लेस देन -T2/T1। जैसे ये माइनस हटेगा तो ये साइन चेंज हो गया, पता है आपको, Q2/Q1 ऐसे हो जाएगा। आप Q1 को इधर भेजिए, T1 को इधर ले अपन, तो अपने पास क्या हो गया, Q2/T2 Q1/T1, ठीक है। तो फाइनल लास्ट में क्या हो गया कि Q2/T2 - Q1/T1 है ना। तो अतः किसी अनुत्क्रमण प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट। तो इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन लिखा देता हूँ मैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन को समझाइए। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन को समझाइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में परिवर्तन को समझाए। मतलब अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम में कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, अब एक छोटा सा टॉपिक और वो पढ़ते हैं अपन। आइए, एक सिद्धांत है एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। अपन ने देखा कि एंट्रोपी
वृद्धि का सिद्धांत, एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी। अच्छा, ये भी एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। तो आपको पता है किसी निकाय की एंट्रोपी कंटिन्यू बढ़ रही है, कंटिन्यू अभी अपन ने देखा है, तो निकाय की एंट्रोपी में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अपने को यहाँ पर लिखना है, तो अपन लिखेंगे कि हम जानते हैं सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, सभी उत्क्रमणीय, हम जानते हैं सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में, सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है ना, निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है। पता है अपने को कि सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की एंट्रोपी शून्य होती है, लेकिन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में, लेकिन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में, लेकिन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है। पता आपने को कि लेकिन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रम निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, लेकिन प्रकृति में हमेशा, लेकिन प्रकृति में हमेशा, लेकिन प्रकृति में हमेशा, प्रकृति में हमेशा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय, है ना, लेकिन प्रकृति में हमेशा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय क्रियाएं होती रहती हैं, क्रियाएं, उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय क्रियाएं होती रहती हैं, है ना, प्रकृति में हमेशा उत्क्रमणीय अनुत्क्रमणीय क्रिया होती रहती है। अर्थात कुल मिलाकर एंट्रोपी में कुल परिवर्तन धनात्मक होता है, एंट्रोपी में कुल परिवर्तन, कुल मिलाकर एंट्रोपी में कुल परिवर्तन धनात्मक होता है। ठीक है, यहां से अपन लिख रहे हैं ना, कुल मिलाकर एंट्रोपी में कुल परिवर्तन धनात्मक होता है, या एंट्रोपी में परिवर्तन, या एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य से अधिकतम मान की ओर अग्रसर है, शून्य से मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम मान की ओर अग्रसर है। ठीक है, अग्रसर है। यही एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत है, यही एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत है। यह आपका पूरा कंप्लीट प्रिंसिपल ऑफ इंक्रीज एंट्रोपी, एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत। ठीक है, तो एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत क्या होता है, वही चीज़ अभी अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय प्रक्रम पढ़ी नहीं, यहाँ से स्टार्ट होगा ना, तो एक बार इसको आप लिख लीजिए, है ना। देखो थ्योरेटिकल टॉपिक है, जब आप इनको लिखोगे ना
कंप्लीटली लिखोगे तब आप इनको चीज़ों को समझोगे, तब आपको जाके सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट समझ पाएगी, है ना। तो देखिए हम जानते हैं कि सभी उत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती, पता है। लेकिन सभी अनुत्क्रमणीय प्रक्रमों में निकाय की एंट्रोपी में वृद्धि होती है, ये भी चीज़ पता है। लेकिन प्रकृति में हमेशा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय क्रियाएँ होती रहती हैं। प्रकृति में हमेशा उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय क्रियाएं होती रहती हैं, अर्थात कुल मिलाकर एंट्रोपी में कुल परिवर्तन क्या होता है, धनात्मक। यहाँ से देखिए आप, 0 से बढ़ रहा है धनात्मक होता है, या एंट्रोपी में परिवर्तन शून्य से मैक्सिमम अधिकतम मान की ओर अग्रसर है, यही एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, अच्छा टॉपिक था। एक छोटा सा और टॉपिक है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिख लेगा आपका, उसको अपन कर लेते हैं कि एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, है ना। एंट्रोपी के रूप में, एक मिनट रुकिए आप, एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम अपने को एंट्रोपी के रूप में निकाला है। ऊष्मागतिकी का सेकंड लॉ, है ना, द्वितीय नियम। ठीक है, एंट्रोपी के रूप में, कौन से रूप में, एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम क्या, पूरा इंजन पर बेस है, इंजन होता है ना, कार्नो इंजन, कार्नो साइकिल पड़ता है, पूरा उसके ऊपर बेस है। अब एंट्रोपी के रूप में अगर अपन बताना चाहे तो अपन कैसे बताएंगे, तो आइए कि अपन लिखेंगे विश्व में प्रत्येक भौतिक व रासायनिक क्रिया इस प्रकार होती हैं। प्रत्येक भौतिक व रासायनिक क्रिया इस प्रकार होती हैं, है ना, कि विश्व में प्रत्येक भौतिक व रासायनिक क्रिया इस प्रकार होती हैं कि कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है। इस प्रकार होती हैं कि कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है, पता है अपने को। विश्व में प्रत्येक भौतिक व रासायनिक क्रिया इस प्रकार होती हैं कि कुल एंट्रोपी में वृद्धि होती है, अर्थात विश्व की एंट्रोपी अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। अर्थात विश्व की एंट्रोपी अधिकतम, है ना, मान बढ़ रहा कुल मिलाकर, विश्व की एंट्रोपी अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। ओके, विश्व की एंट्रोपी अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। अब देखिए आप वापस पुनः पैराग्राफ छोड़कर कि माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी। माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी। माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी में एंट्रोपी क्रम से एस ए तथा एस बी हो तो, एक बार मैं लिख लेता हूँ ना पूरा, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एस ए तथा एस बी हो तो एंट्रोपी में परिवर्तन हो तो एंट्रोपी में परिवर्तन, एंट्रोपी में परिवर्तन कैसे बताएंगे अपन, एस बी माइनस एस ए बराबर ए से बी, ऐसा बता सकते हैं अपन। ए से बी, एक मिनट क्या, ए से बी डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, यदि ए बराबर बी, ए लगभग बी के बराबर है तो आपको पता है डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं डी क्यू बराबर टी डी एस। ये आपके काम आएगा न्यूमेरिकल सोल्व करने में। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है, डी क्यू बराबर टी डी एस, है ना। यहीं से अपन ऐसे लिख सकते हैं। ऊष्मागतिकी का आपको पता है ना, अगर आपको एंट्रोपी दे रखी है और उसमें अगर आपको ऊष्मा में परिवर्तन निकालना तो ये हो सकता है। ये ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम आप लिख सकते हो ऐसे, यही ऊष्मागतिकी का
यही ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम है। कौन से? एंट्रोपी के रूप में, है ना, द्वितीय नियम है। ठीक है, ये हो गया आपका कंप्लीटेड। एक बार वापस पढ़ लीजिए आप कि एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। तो अपने को पता है विश्व में प्रत्येक भौतिक और रासायनिक क्रिया इस प्रकार होती हैं कि कुल एंट्रोपी में क्या होती है? वृद्धि होती है। अपन ने देख लिया अनुत्क्रमणीय और उत्क्रमणीय प्रकरण पढ़कर, अर्थात विश्व की एंट्रोपी अधिकतम की ओर अग्रसर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, माना किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था ए तथा अंतिम अवस्था बी में एंट्रोपी क्या है? क्रमशः एस है और एस बी। पहली अवस्था में एस है, मान ली एस बी हो, तो एंट्रोपी में परिवर्तन अपन क्या लिख सकते हैं? एस बी माइनस एस है। दो चीज़ें होगी तो अपन ऐसे इंटीग्रेशन करके निकाल सकते हैं, एस ए बी डी क्यू अपॉन टी, यही फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों लगभग बराबर है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डी एस। तो डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी, तो यहाँ से डी क्यू बराबर टी डी एस। अगर आपको पता है जब भी डेल क्यू आएगा तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे टी डेल एस। डेल क्यू जहाँ भी लिखा होगा तब अपन इसको क्या लिखेंगे? टी डेल एस। अब ये आपका ध्यान रखना, मैक्सवेल समीकरण पढ़ेंगे वो चीज़ें, उनमें फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके छोटे छोटे टॉपिक है। आज छोटे छोटे टॉपिक कंप्लीट है। तो आज अगर अभी जो दो टॉपिक पढ़े उसका आप क्वेश्चन लिखना चाहो तो एक क्वेश्चन तो हो जाएगा आपके पास। नंबर 1, एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत लिखिए। एंट्रोपी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, है ना। एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत लिखिए। एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत लिखिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए। एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखिए। द्वितीय नियम लिखिए। ठीक है, दो क्वेश्चन है। एक तो है आपको एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत लिखना है जो मैंने अभी आपको लिखा दिया, और एक क्वेश्चन क्या है कि एंट्रोपी के रूप में आपको ऊष्मागतिकी का क्या लिखना है? सेकंड नियम लिखना है। तो आज अपन ने 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। पहला था आपका अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन, फिर एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत दिया अपन ने, और एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम लिखा। अब अपन क्या करेंगे, इस पे बेस पे एक न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। यस, एक न्यूमर लिखाता हूँ मैं आपको, न्यूमेरिकल है ना। एक न्यूमेरिकल सोल्व कराता हूँ मैं आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ पानी में परिवर्तित होती है। 10 ग्राम बर्फ पानी में परिवर्तित होती हैं, है ना। तो एंट्रोपी में वृद्धि की गणना कीजिए। हैं तो एंट्रोपी में वृद्धि की गणना कीजिए। एंट्रोपी में वृद्धि की गणना कीजिए जहां बर्फ की आपको गलन गुप्त ऊष्मा दे रखी है, वो दे रखी है आपको 80। जहां बर्फ की गलन गुप्त ऊष्मा 80 केल्विन पर ग्राम है। 80 केल्विन पर ग्राम है। कैलोरी, सॉरी 80 कैलोरी पर ग्राम है। ये आपका क्वेश्चन है, देखना अच्छा क्वेश्चन है। पूरा एंट्रोपी से चेंज हो रहा है, वहाँ पर अपन इसको देखना है। क्वेश्चन क्या दे रहा है आपको कि 0 डिग्री सेल्सियस पर आपकी 10 ग्राम बर्फ किस में चेंज हो रही है? पानी में परिवर्तित होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ पानी में परिवर्तित होती है, तो एंट्रोपी में वृद्धि की गणना कीजिए। जहाँ बर्फ की आपको गुप्त ऊष्मा या गलन गुप्त ऊष्मा एल से लिखते हैं अपन, वो आपको ये दे रही है ना। तो आपके पास देखो 2 फॉर्मूला होता है, वो हमेशा ध्यान रखना। सॉल्यूशन करते हैं अपन कि सबसे पहले एंट्रोपी में परिवर्तन का फॉर्मूला क्या होता है, आप देखिए। एंट्रोपी में परिवर्तन, उसका अपन सूत्र लिखते हैं। एंट्रोपी में परिवर्तन ds बराबर dq अपॉन टी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट अपने को पता है। अब आप देखिए आपको 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ये इसको फर्स्ट बना लिया। अब अपन कुछ वैल्यू निकाल दें। टी बराबर कितना दे रखा है? 0 डिग्री सेल्सियस, यही कितना हो जाएगा? ये 273 केल्विन। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए, इधर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, गुप्त ऊष्मा होती है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है? गुप्त ऊष्मा जिसको अपन L से लिखते हैं वो होती Q/m।
यानी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को दी गई ऊष्मा वही क्या कहलाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा। एक होती है विशिष्ट ऊष्मा, एक क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा, उसका फॉर्मूला ये होता है ना, विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है कि एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को डेल टी टेम्परेचर देने पर उसकी ऊष्मा में वृद्धि अगर डेल क्यू हो जाए। ये देखा दो फॉर्मूला ध्यान रखना, विशिष्ट ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा तो क्या होती है कि एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को दी गई ऊष्मा उसकी गुप्त ऊष्मा होती है, लेकिन विशिष्ट ऊष्मा जहाँ भी लिखा हो स्पेसिफिक हीट, तो एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को उसका तापमान बढ़ाने पर उसकी ऊष्मा में ये वृद्धि होती है। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा जो आपको दे रखी है ना, बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा आपको कितनी दे रखी, L बराबर 80 केल्विन पर ग्राम, है ना। तो आप लिख सकते हो L बराबर Q अपॉन M, है ना। L बराबर कितना हो गया, Q अपॉन M। तो यहाँ से आप Q निकालोगे ना तो Q बराबर कितना हो जाएगा, M इंटू L। अब आपको दे रखा है, देखो M कितना दे रखा है, 10 ग्राम। M आपको 10 ध्यान देखा ना, 10 ग्राम बर्फ़ है, तो आपके पास हो जाएगा Q बराबर 10 ग्राम इंटू L हो जाएगा आपके पास 80 कैलोरी पर ग्राम। तो ये पूरा कट गया आपके पास ग्राम से ग्राम, तो आपके पास Q कितना हो गया, Q हो गया आपके पास 800 कैलोरी। ठीक है, तो दोनों मान कंप्लीट है। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में आप दोनों मान रख लीजिए। डी क्यू आपके पास कितना है, ये क्यू डी क्यू को एक ही बात है ना, आप चाहो तो यहाँ पर डी क्यू भी लिख सकते हो, डी क्यू है ना, डी क्यू आप चाहो तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर डी क्यू भी लिख सकते हो, जिससे आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ईजी रहेगा सॉल्व करना, है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा, आप कुछ मेरे को चेंज करना है। अपने जो लिखा ना, आप ऐसे डी क्यू भी लिख सकते हैं ना, डी क्यू और डी क्यू या डी क्यू एक ही बात है ना, ये चीज़ ध्यान रखिए। तो समीकरण 1 से फॉर्मूला हो जाएगा आपके पास डी एस बराबर डी क्यू 800 अपॉन 273 कैलोरी पर केल्विन, है ना, कैलोरी पर केल्विन। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो डी एस बराबर हो जाएगा आपके पास 2.93 कैलोरी पर केल्विन, कैलोरी पर केल्विन आंसर। क्वेश्चन देखिए, बस थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो आपको सारी चीज़ें कंप्लीटली रूप में समझ में आ जाएगी, है ना। चलो आइए एक बार मैं इसको आपको वापस समझाता हूँ। आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर, कितने पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम जो बर्फ़ है वो पानी में परिवर्तित हो रही है ना। 0 डिग्री सेल्सियस पर 10 ग्राम बर्फ़ पानी में परिवर्तित होती है। तो एंट्रोपी में वृद्धि की गणना के नियम देखो, जहाँ बर्फ़ की आपको गलन गुप्त ऊष्मा कितनी दे रही है, 80 कैलोरी पर ग्राम। तो सबसे पहले आपको पता है एंट्रोपी में परिवर्तन निकालने, इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी एस बराबर डी क्यू अपॉन टी। एक चीज़ मैं आपको बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार इनको आप कंप्लीटेड लिख लिया करो, है ना, ताकि मैं समझाते समय आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो ये फॉर्मूला अपने यही रुक लिया। अब आपको पता है टी बराबर कितना दे रखा आपको, 0 डिग्री सेल्सियस, ये कितना हो गया 273, एक तो टी आ गया। अब मेरे को निकालना डी क्यू। तो आपको दे रखी बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा एल बराबर कितना दे रखा, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, तो एल बराबर फॉर्मूला होता है डी क्यू अपॉन एम। तो यहाँ से आप डी क्यू निकाला तो एम इंटू एल। एक आपको 10 ग्राम बर्फ़ ऑलरेडी दे रखी है, तो एम 10 ग्राम, ये 80 है, तो ग्राम से ग्राम कट गया, तो आपके पास हो गया डी क्यू बराबर 800 कैलोरी। डी क्यू भी हो गया, टी भी हो गया, समीकरण 1 में पुट कर दिया अपन ने। समीकरण 1 से डी एस बराबर 800 अपॉन 273, तो इसको आप सोल्व करोगे तो 2.93 कैलोरी पर केल्विन। यह आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट है ना। तो इस चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा और उम्मीद करूँगा कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए ना। एक छोटा सा टॉपिक और उसको भी अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ताकि फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी, अपने को सीधा अगले वाला टॉपिक ही देखना पड़ेगा ना। तो इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता, है ना। एक छोटा सा टॉपिक और है जो मैं आपको करा देता हूँ, है ना। कार्नो इंजन की, वैसे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, है ना। अपन इस टॉपिक को आगे वाले पार्ट में और भी देख लेंगे, क्योंकि 12:45 तक जाना था, इसलिए ना। तो कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता कर ही लेते हैं ना। कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता, है ना। कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता क्या है, रिवर्सिबिलिटी ऑफ कार्नोट साइकिल। तो
कार्नो इंजन उत्क्रमणीयता क्यों होता है उसके बारे में अपने लिखना। तो अपन लिखेंगे कि कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम में 4 प्रक्रम थे। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम में सभी प्रक्रम समतापीय और रुद्धोष्म, सभी प्रक्रम समतापीय, दो तो समतापीय थे, वे रुद्धोष्म है ना। सभी प्रक्रम समतापीय वे रुद्धोष्म आदर्श गैस में धीमी गति से किया जाता है। आदर्श गैस में धीमी गति से किया जाता है ना। कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम में सभी प्रक्रम समतापीय व रुद्धोष्म आदर्श गैस में धीमी गति से किया जाता है। इस प्रकार ये चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार ये चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं। इस प्रकार कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है। इस प्रकार कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है ना। इस प्रकार कार्नो इंजन क्या है, एक आदर्श इंजन है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम की सभी शर्तों का पालन करता है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम की सभी शर्तों का उत्क्रमणीय प्रक्रम की सभी शर्तों का पालन करता है ना। सभी शर्तों का पालन करता है, इसलिए कार्नो इंजन पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन होता है। इसलिए कार्नो इंजन पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन होता है। ठीक है, ये हो गई आपकी कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता। क्या देखना आपको कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता में कि कार्नो इंजन के चक्रीय प्रक्रम में सभी प्रक्रम समतापीय व रुद्धोष्म आदर्श गैस में धीमी गति से किया जाता है ना। समतापीय व रुद्धोष्म प्रसार, यहाँ पर एक और लिखना आपको, समतापीय व रुद्धोष्म प्रसार आदर्श गैस में धीमी गति से किया जाता है। इस प्रकार ये चारों प्रक्रम उत्क्रमणीय होते हैं और इस प्रकार कार्नो इंजन एक आदर्श इंजन है तथा उत्क्रमणीय प्रक्रम की सभी शर्तों का पालन करता है। इसलिए कार्नो इंजन क्या होगा, पूर्णतः उत्क्रमणीय इंजन होता है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना सा ही। इन चीज़ों को आप ध्यान से देखिएगा। देखिए अपने क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन देखा, जो पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आया और अपने पास आया कि अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय की एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। फिर उसके बाद एंट्रोपी वृद्धि का सिद्धांत दे दिया अपन ने। फिर उसके बाद अपन ने एंट्रोपी के रूप में ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम दे दिया। ठीक है, फिर मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सोल्व करा दिया और न्यूमेरिकल सोल्व के साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक और था कार्नो इंजन की उत्क्रमणीयता, वो भी समझा दी। तो इन चीज़ों